नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 11 बज चुके हैं। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ अहम सुर्खियों पर। तो आज की पहली बड़ी खबर रहेगी, खाड़ी देशों की शरण में पहुंचे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त गिड़गिड़ा रहे हैं और भारत पाकिस्तान के बीच के विवाद को कम करने के लिए भीख भी मांगी जा रही है। अगली बड़ी खबर जिस पर बातचीत करेंगे, नियंत्रण रेखा पर सेना ने फिर से फायरिंग की है। पाकिस्तानी सेना ने वहां से फायरिंग की है और भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से पाकिस्तान के मंत्री का भारत में एक्स जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है, यानी एक्स अकाउंट बंद कर दिया है और उनका प्रोपेगेंडा अब भारत के लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए नहीं पहुंच पाएगा। इधर कांग्रेस के नेता चन्नी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ फिर से सरकार को मांगा है और इस पर अब बवाल भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त वार पलटवार नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिया है। इधर गोवा में भगदड़ के दौरान 7 लोगों की मौत हुई है। एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान वहां पर भगदड़ होती है और भगदड़ के बाद 7 लोगों की अभी तक मौत हुई है। पूरी जानकारी क्या है, कैसे भगदड़ मची, ये भी आपको विस्तार से जानकारी बताएंगे। तो चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत आज करेंगे पहली बड़ी खबर से। भारत के एक्शन से पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। खाड़ी देशों की शरण में शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं और भारत के साथ तनाव कम करने की गुहार उन्होंने वहां पर लगाई है। सऊदी अरब के राजदूत नवाज बिन सईद अल मलिकी से उन्होंने मुलाकात की है और कहा है कि भारत के साथ जो तनाव बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, उस विवाद को कम किया जाए और इसी को लेकर फिलहाल ये जो सरगर्मी है वो तेज हो रही है। सऊदी अरब और खाड़ी देशों की शरण में शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं। भारत के साथ तनाव कम करने की गुहार उन्होंने उनके सामने लगाई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहलगाम में हुए हमले के बाद लगातार जो बड़े देश हैं वो भारत के साथ हैं। भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात की जा रही है। लेकिन देखना होगा कि जो बाकी देश है, चाहे वो सऊदी अरब हो या बाकी अन्य देश हो, वो किस तरह से भारत का या फिर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान का समर्थन करते भी हैं या नहीं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन भारत की नीति स्पष्ट है, भारत का इरादा स्पष्ट है, भारत की पॉलिसी स्पष्ट है और साफ है कि आतंकवाद को कैसे जवाब देना है और उसके लिए रोज फैसले लिए जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है, डिप्लोमैटिकली, डिजिटली और बाकी अन्य तरीकों से पाकिस्तान को जो है वो खदेड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान पूरी तरह से बिलबिला गया है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब अरबी देशों के जो शरण है वहां पर पहुंच चुके हैं। उनसे गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द हमें कहीं ना कहीं राहत दी जाए और भारत जिस तरह से आक्रामक हो रहा है उस पर हमारी मदद करे। तो क्या आतंकवाद की मदद होनी चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। जनरल टीपी त्यागी साहब इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है और पाकिस्तान इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद को जो कम करने की कोशिश की जा रही है वो देखना होगा। टीपी त्यागी जी हैं, कर्नल साहब हैं, माफ कीजिए कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। टीपी त्यागी जी, स्थिति जो है वो सबके सामने है सर, भारत पाकिस्तान के बीच की, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। टीपी त्यागी साहब, बौखलाहट नजर आ रही है, बयानबाजी हो रही है, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, कभी परमाणु बम की धमकी दी जा रही है और कभी कहा जा रहा है कि भाई सिंधु नदी में आपका खून बहेगा, कभी कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद की नींव भी पाकिस्तान की सेना वहां पर रखेगी। लेकिन नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जिस तरह से अभी भीख मांग रहे हैं राहत की, क्योंकि उन्हें पता है भारत आक्रामक हो चुका है और भारत की जो नीति है वो साफ स्पष्ट नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दरअसल इतिहास में पाकिस्तान इतना कमजोर कभी नहीं हुआ जितना इस समय है। गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान ये गलती करने के बाद भी बाकायदा उस गलती के खिलाफ सीनाजोरी करने पे लगा है। धमकी देता है कि मैं एटॉमिक अटैक कर दूंगा, हम तैयार हैं इसके लिए, हिंदुस्तान आके तो देखे। अब ऐसी चीजें माफ नहीं की जा सकती सर। जैसे क्वाड ऑफ नेशंस है, यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए इंडो पैसिफिक में, ऐसे ही आज एक क्वाड ऑफ टेरर है पाकिस्तान के अगेंस्ट।
जिसमें शामिल है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सिपाही वहां घुसने में डर रहे हैं। वहां का रेल इंसिडेंट और फिदायीन हमला सबने देखा है। ऐसे ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की चौकियों से पुलिस छोड़कर भाग रही है। कम से कम आधा दर्जन के ऊपर उन्होंने अपना ऑलरेडी कब्जा जमा रखा है। ऐसे ही अफगानिस्तान में तालिबान जो डुरंड लाइन को मानते नहीं, दोनों तरफ के पश्तूनों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। तो ये अब प्लस पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां वो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यार पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो, इन तरफ से घटा हुआ है। और फिर उसके ऊपर से आतंकवाद। अब जब उसने आतंकवाद में ये चीजें साफ हो गई कि इट वाज बाय एंड लार्ज डिजाइन्ड बाय जनरल मुनीर और मौलाना मुनीर, और आईएसआई ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने जनरल मुनीर को मना भी किया था कि इसको ना करें, लेकिन उनके द्वारा रचा गया। उन्होंने एलईटी को बुलाया, एलईटी ने टीआरएफ को काम दिया, टीआरएफ ने उसकी पूरी जिम्मेदारी के मैंने ये पहलगाम में हमला कराया। उसके बाद डर के मारे सारे कांपने लगे। अब स्थिति ये हो गई, हिंदुस्तान ने सबसे पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक यानी कि इकोनॉमिक स्ट्राइक की, और उसमें कुछ अभी ज्यादा किया नहीं है, केवल इंडस वाटर ट्रेटी को रोकने का वो भी स्थगित करने के लिए कहा है, जिसकी वजह से हाथ पांव फूल गए पाकिस्तान के और धमकी देने लगे। उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक यानी कि उनके जो एक्स अकाउंट थे, जो फेसबुक अकाउंट थे, जो इंस्टाग्राम अकाउंट थे, उनके बड़े बड़े नेताओं के और उनके बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के, क्रिकेटर्स के, वो बैन कर दिए। अब इतना होने के बाद अब दो चीजें सामने आती हैं। इसमें क्लियर कट हो गया कि पाकिस्तान का हाथ है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान ही आतंकवाद कर रहा है। और ये पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है यानी कि नॉन स्टेट एक्टर नहीं, स्टेट एक्टर भी कर रहे हैं। ये कहां से साफ हुआ? ये थोड़ा सा पीछे जो तहुवर राणा को अमेरिका से यहाँ लाया गया, और तहुवर राणा के बाद जो नाम सामने आए, मेजर अली और मेजर इकबाल, जो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर पेरोल के अंदर थे, यानी कि उनके ऑफिसर थे। उसके बाद अब हाशिम मूसा का नाम सामने आया। ये भी पाकिस्तान का एक पैरो कमांडर था। ऐसे ही वो जो पहला वाला था तहुवर राणा, वो भी उनके मेडिकल कोर का एक डॉक्टर था। तो ये साबित हो गया कि केवल नॉन स्टेट एक्टर का नहीं, ये स्टेट एक्टर्स का काम है। लिहाजा अगर कोई देश आतंकी गतिविधियों में लिप्त है तो उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से क्यों निकाला गया? तो डाला जाए वहां पर, भारत ने कहा। और फिर टीपी त्यागी साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे पास है, मैं इसका भी जवाब जानना चाहूंगा। भारत पाकिस्तान के बीच का जो विवाद है टीपी त्यागी साहब, क्या ये सिर्फ इस विवाद तक ही सीमित रहना चाहिए, या अब बलोच हो या सिंध हो या पीओके हो, उधर से अफगानिस्तान है, भारत है, चाइना है, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये तमाम ऐसे देश हैं, क्या ये एक बड़ी लड़ाई है खास तौर पर आतंकवाद की, या फिर जो बलोच अपना एजेंडा जिसका पाकिस्तान के सामने है, पीओके का अपना एजेंडा है, तालिबान वहां से पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देख रहा है, तो क्या ये एक बड़ी लड़ाई अब बन चुकी है वैश्विक स्तर पर? नहीं सर जी, लगता है पर होगा नहीं। देखो मैं आपको रीजनिंग बताता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, चाहे दुनिया कितना ही चिल्ला ले कि हो चाइना जो है वो पाकिस्तान की मदद करने आ जाएगा, नहीं आएगा सर, मैं भी बताता हूँ। और अमेरिका ने हिंदुस्तान का साथ दिया है, कोई किसी का साथ नहीं देता। और दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान को साथ की जरूरत भी नहीं है। उधार की ताकत वक्त पे काम नहीं आती। क्या पाकिस्तान के काम आई थी 1971 में? तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न में तो अमेरिका के साथ की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान के साथ आ जाएगा, लिहाजा हमें एक्शन से बचना चाहिए, हमें फिर एब्जॉर्ब करना चाहिए। सर बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ये एब्जॉर्ब कर करके तो ये हालत हुई। अगर 26/11 के अटैक का तभी जवाब दे दिया गया होता तो आज ये नहीं होता। जब वो श्रद्धालुओं वाली बस के ऊपर अटैक हुआ, वो श्रद्धालु भी एक किस्म से टूरिस्ट थे, उस टाइम जवाब दे दिया गया होता तो ये हमला नहीं होता। तो ये सब हमले हुए ही इसलिए हैं कि हम तादाद से ज्यादा
बर्दाश्त करते हैं, जज्ब करते हैं, करुणा दया दिखाते हैं, सहनशीलता दिखाते हैं। मेरा पहला कहना यह है कि सहनशीलता घर में तो 100% होनी चाहिए, मगर राष्ट्रीय चरित्र में सहनशीलता शून्य होनी टीपी चाहिए। त्यागी साहब, लिहाजा बदलाव क्या अवश्य लेना है। क्या कुछ लोग ये मौका अब भी जो ढूंढ मैं- रहे हैं? क्या ये मौका भी ढूंढ रहे हैं कुछ लोग, कई ऐसे देश या कई ऐसे जिसमें पीओके हो या बलूचिस्तान हो, क्या वो सब ये मौके का इंतजार भी कर रहे हैं कि सही मौका है, कहीं से अगर कोई पहल होती है तो हम भी इसमें घुस जाएंगे और हमारा जो एजेंडा है वो भी चलेगा? तो क्या उसको भुनाने के लिए कुछ शक्तियां अब उजागर हो रही हैं? यकीनन, यकीनन। अरे जैसे 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, अब बहुत मुमकिन है कि 4 टुकड़े हो जाएं। क्या बलूचिस्तान अलग होना नहीं चाहेगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा अलग होना नहीं चाहेगा? क्या पश्तू जो टूरंट लाइन के उस तरफ है और इस तरफ है, क्या वो दोनों पश्तूनिस्तान बनाना नहीं चाहेंगे? और क्या पीओके अलग होना नहीं चाहेगा? तो इसमें तो वहां की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। और मैं एक बात आज आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है और शायद दूसरे चैनल वाले भी आपकी इस बात को लें। दरअसल में जब पुतिन मिलने गए थे शी जिनपिंग से चाइना में, तो उन्होंने निकलते टाइम ये कहा था कि आज से वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू era of partnership. New era of partnership means new world order. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रेप्लिकेट करने के लिए कजान में रशिया में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ और उस ब्रिक्स के सम्मेलन में रशिया ने चाइना पे दबाव डाला कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बना सकते बगैर हिंदुस्तान के, और उसके अंदर रशिया, चाइना और हिंदुस्तान का होना पहली लाइन में जरूरी है। लिहाजा चाइना से कहा गया कि डेप्चोंग और डेमचौक में जो आपकी बॉर्डर इशू है उसको डाइल्यूट करो। 24 घंटे पहले उसे डाइल्यूट किया गया। तो यानी कि जो एक दिमाग में है और जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि मैं ब्रिक्स की जो करेंसी है डॉलर को नीचा दिखाने की, उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ना करे एक्सेप्ट, वो तो जो समय है हकीकत अपने आप सामने आ जाएगी। तो लिहाजा चाइना हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आएगा, पाकिस्तान का साथ देगा, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा। बिल्कुल। टीपी त्यागी साहब, वापस लौटता हूं आपके पास, आप बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान के मंत्री का भारत में एक्स अकाउंट बंद कर दिया है। सूचना मंत्री अत्ता उल्लाह तरार का अकाउंट जो है वो बैन कर दिया है। इसमें प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल भी बैन कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भारत ने पहले रक्षा मंत्री का अकाउंट बैन किया, उसके बाद अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री का अकाउंट भी पूरी तरह से बैन कर दिया है। और अब भारत में वो अपना प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए नहीं फैला पाएंगे। न सिर्फ प्रोपेगेंडा के तौर पर उस नजरिए से इनको बैन किया है, बल्कि भारत की जो व्यूअरशिप है भारी मात्रा में पाकिस्तान के जो चैनल्स है वो उस पर निर्भर है और मोटी कमाई होती है। वो भी एक बड़ा नजरिया है कि इन चैनल्स को बंद कर दिया है ताकि भारत में इसकी व्यूअरशिप या इसका जो वहां से जो भी कंटेंट आता है वो भारत तक ना पहुंचे और वो इसका फायदा नहीं पहुंचा पाए। टीपी त्यागी साहब हमारे साथ, हमारे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। टीपी त्यागी साहब से जानने की कोशिश करूंगा। टीपी त्यागी साहब, एक बहुत साधारण सा सवाल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका जो निष्कर्ष है वो जरूर निकालेंगे। सर, आम लोगों का एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाई युद्ध कब होगा, क्योंकि आम लोगों को कूटनीति से या डिप्लोमेसी से उतना वास्ता नहीं है कि भारत सरकार कैसे पाकिस्तान को कूटनीति से कूटती है और कूटा भी है, लेकिन इसका इंपैक्ट आम लोगों के बीच नहीं है। आम लोग तो चाहते हैं कि भाई जैसा उन्होंने किया है वैसा हम भी करें, बदला लें, गोलियों का बदला गोलियों से और खून का बदला खून से। तो क्या अभी भारत की जो स्थिति है या भारत सरकार की जो नीति है, इतना समय हो गया है, क्या लगता है किस दिशा में जा रही है? सर देखिए, भारत काइनेटिक एक्शन जरूर लेगा और अगर भारत काइनेटिक एक्शन नहीं लेता है तो ये भारत की आने वाले समय के लिए सबसे बड़ी भारी कमजोरी मानी जाएगी। जो हुआ तो हुआ, जो हुआ वो भी गलत था। उसमें पहली बात तो ये कि हम वर्तमान सरकार की प्रशंसा करते हैं कि पुरानी सरकारों के मुकाबले इन्होंने फौज को एक फ्रीडम दी। पहले तो आपके हाथ बंधे रहते थे, अगर आप किसी घर में सर्च करने जाओ आतंकी को तो बोलते थे सर्च वारंट लाओ, जब तक लाओ तब तक आतंकी को भगा देते थे। जब उस समय के अंदर हम कश्मीर में ये कहते थे कि हमको टेलीफोन टैप करने की इजाजत दो, बोलते नहीं ये तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। इस सरकार ने आके बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद भी ये बताना चाह रहा हूँ कि कारगिल के अंदर 500 सिपाहियों ने बलिदान दे के युद्ध जीत लिया। उसके बाद में 50,000 सैनिक बलिदान दे चुके हैं। क्यों भाई? सिपाही के शौर्य में तो कमी नहीं आई। इसका मतलब नीतियों में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। अब नीति में हम ये कहना चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक
नहीं, हमको क्विक स्ट्राइक चाहिए। ओके। यानी कि जैसे 26 की मैंने आपको जिक्र किया, जैसे ही कोई घटना होती है उसका तुरंत जवाब दिया जाए, तो फिर दूसरी घटना या तो होगी नहीं या बहुत दिनों बाद होगी। इसीलिए देयर शुड बी क्विक स्ट्राइक व्हेनेवर देयर इज अ थिंग। अगर जिस रोज ये हमारा पहलगाम में हमला हुआ था, उस समय जो लॉन्च पैड थे पीओके में वो खाली नहीं किए गए थे। हाँ। हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। हम अपनी जमीन से उनको राफेल अटैक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर और राफेल के द्वारा उन्हें ध्वस्त कर सकते हैं। अगले दिन उन्हें 24 घंटे में ध्वस्त करने से हमें कौन रोक रहा था सर? उनके सारे कोऑर्डिनेट हमारे पास है। ये कहना इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में आ जाएगी, अरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को आना होता तो जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, किसी ने छू भी नहीं की, क्योंकि हमने अपने कैरेक्टर को एस्टेब्लिश किया है। तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अब जितना डिले हो गया हो गया, अब तुरंत एक्शन लिया जाए, क्योंकि दो रीजन, एक रीजन और है। तो क्या टीपी त्यागी साहब मिलिट्री में करते क्या वो प्रोसेस में है, वो प्रोसेस में है, उसकी अंतिम मोहर लग चुकी है, या अभी भी जब नया दिन आता है तो नया फैसला लिया जाता है या उस फैसले को बदला जाता है? क्या आपको लगता है कि वो सब चीजें प्रोसेस में चल रही है, अंतिम मोहर लग चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल चल रही है। इट इज ओनली a course correction which is taking place. The strategical decision that a kinetic action will be taken has already been taken, and Army, Navy and Air Force have been alerted, and they have been told कि you take action as you deem fit. जैसा आपको ठीक लगता है वैसा एक्शन लीजिए, फाइनल आउटकम बता दिया गया है। अब उस एक्शन लेने के लिए जो तरकीब है, टाइम है, प्लेस है, उसके बारे में चीजें चल रही हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये काम मैं समझता हूँ नॉट लेटर देन ए वीक हो जाना चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए वीकनेस ऑफ आवर कंट्री। आई होप टीपी त्यागी साहब, आपका एक्शन लिया जाए। आपका अनुभव क्या कह रहा है, क्योंकि आप खुद इससे जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि आपका अनुभव क्या कह रहा है, सरकार अभी किस नीति के साथ चल रही है? क्योंकि बहुत हो गया, काफी समय हो गया, 11 दिन सर्जिकल स्ट्राइक को लगे थे, 11 दिन का समय लिया गया था और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। अब 11 दिन पहलगाम हमले को भी हो गए हैं। अब हम क्या ये समझें कि जितना ज्यादा समय लिया जा रहा है उतनी ठोस रणनीति तैयार की जा रही है? जी देखिए, वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद है। वेस्ट एशिया के एक सिरे पे इजराइल है, दूसरे सिरे पे भारत है। दोनों आतंकवाद से ग्रसित हैं, दोनों की एक जैसी प्रॉब्लम है। हमने आज तक मोसाद जैसा एक्शन नहीं लिया जो इजराइल लेता है, मुनीर जैसा एक्शन नहीं लिया। बहुत मुमकिन है कि हमारे एक्शंस में एक ये वाला एक्शन इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमने ये कहा था प्राइम मिनिस्टर ने कि धरती के इस कोने से उस कोने तक आतंकी और आतंकियों के आकाओं को जो जोर था वो पर्दे के पीछे वाले आकाओं पे था। और पर्दे के पीछे वाले आका कौन है? उसमें तो आईएसआई खुद है, उसमें तो मिलिट्री चीफ मौलाना मुनीर है, उसमें तो ये तुम्हारे सो कॉल्ड स्पेंट फोर्स हाफिज सईद और मसूद अजहर और ये सब है। और ये मोसाद स्ट्राइक एक्शन में भी ए लेटेंट एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी साहब, आपने समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। और बहुत बड़ी बात है कि आखिर भारत सरकार जो मिलिट्री एक्शन है वो कब लेगा पाकिस्तान पर, क्योंकि लोग इस इंतजार में हैं और उनके सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। अब देखना होगा सरकार का अगला कदम क्या होगा। अब आपको सीधे लिए चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त अपना संबोधन कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, कमिश्नर, आईजी, एसएसपी, डीएम सभी आए हुए, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग और पूरे देश भर से इस यात्रा में आए हुए सभी हमारे श्रद्धालुगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज चार धाम यात्रा शुभारंभ के इस अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बाबा केदार से, बाबा बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारी यात्रा पूरे धूमधाम से, हर्षोल्लास से संपन्न हो, क्योंकि इस यात्रा का जहां हमारे चार धाम मार्ग पर
जितने हितधारक हैं, हमारे व्यापारी बंधु हैं, होटल वाले हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, अनेक प्रकार से टैक्सी वाले हैं, टूर संचालित करने वाले हैं, इस रूप में भी उनका योगदान है। धर्मशाला वाले लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे अनेक प्रतिनिधिगण हैं, स्थानीय लोग हैं, सभी को जहां इस यात्रा का बड़ी प्रतीक्षा रहती है, वहीं देशवासियों को भी इसकी बहुत प्रतीक्षा होती है कि चारधाम यात्रा शुरू हो, कपाट खुले और हम सब भाग लेकर पुण्य के भागी हों। और हमारे यहाँ अक्षय तृतीया के दिवस से यात्रा प्रारंभ हो गई है। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम 30 अप्रैल को खुल गए थे और कल 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और 25 मई को हेमकुंड साहब के कपाट भी खुल जाएंगे। तो ये यात्रा हमारी अच्छी हो, सभी के लिए सुव्यवस्थित हो और जो आने वाले यात्री हैं उनको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हम सभी देवभूमि उत्तराखंड के लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें उस पुण्य भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां पर पूर्ण क्रम में देवी देवताओं का वास है और पूरी देवभूमि देवों से आच्छादित है, हमारे देव स्थानों से आच्छादित है। इतना भी बड़ा सौभाग्य, इससे भी बड़ा कि चारधाम यात्रा को सुखद, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने का भी सौभाग्य हमको मिलता है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि चारधाम यात्रा में जो लोग चारधाम यात्री हैं वो तो यात्रा करके पुण्य के भागी बनते ही बनते हैं, लेकिन जो हमारे स्टेक होल्डर है, हितधारक हैं, जो लोग यात्रा को संचालित करते हैं और जब चारधाम यात्री अपनी यात्रा सकुशलता पूर्वक संपन्न करते हैं तो उनकी यात्रा का पुण्य उनको तो प्राप्त होता ही है, लेकिन जो लोग भी चारधाम यात्रा में चारधाम यात्रियों को सहयोग करते हैं वह भी पुण्य के भागी बनते हैं। चाहे वो हमारे अनेक चारधाम रोटेशन वाले लोग हों, हमारे अन्य हितधारक हों, होटल वाले हों, टैक्सी वाले हों, टूर वाले हों, हमारे धर्मशालाओं वाले हों, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोग हों, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हों, वह भी उस चारधाम यात्रा के भले ही वो साक्षात दर्शन नहीं करते हों, लेकिन उसके बाद भी वो पुण्य के भागी बनते हैं। तो इसलिए हम सभी का दायित्व है कि हम इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे अपनत्व के साथ और ईमानदारी से इस दायित्व का हम निर्वाह करें, इस दायित्व को निभाएं। भाइयों बहनों, चारधाम यात्रा हमारी श्रद्धा, समर्पण ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास के साथ साथ प्रत्येक वर्ष करोड़ों श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करती है। पतित पावनी मां गंगा के आशीर्वाद से प्रतिवर्ष चारधाम यात्रा अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पिछले वर्ष लगभग 36 दिनों तक ये यात्रा बाधित रही। बड़ी आपदा राज्य के अंदर आई थी। चारधाम जो मार्ग था वो मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और लगभग 36 दिन तक यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था और श्रद्धा कम नहीं हुई। 46 लाख लोगों ने चारधाम में आकर चारधामों के दर्शन किए। एक बड़ा आंकड़ा था। मुझे विश्वास है कि इस बार भी ये यात्रा न केवल अपने पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, बल्कि श्रद्धा, व्यवस्था और व्यवस्थित यात्रा, जिसके बारे में अभी भाई हमारे सुबोध मुनियाल जी ने कहा, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा, तो नए मानदंड भी स्थापित करेगी और हम सुरक्षित
आप सुन रहे थे पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ऋषिकेश में पहुंचे हुए थे। वहां से इस वक्त अपना संबोधन कर रहे थे। इस वक्त न्यूज रूम लाइव में वक्त तो चला है आगे बढ़ने का। एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। पूर्व सीएम चन्नी के बयान के बाद इस वक्त पूरे देश में बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता के बयान पर सियासत तेज हो गई है और बीजेपी ने चन्नी के बयान पर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस को घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है और चन्नी ने उस वक्त यह बयान दिया है जब पूरा देश पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहा है। लेकिन चरणजीत चन्नी ने यह जो बयान दिया है उसके बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने चन्नी के बयान से किनारा कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि चन्नी ने अपना पर्सनल बयान दिया है, यह उनका निजी बयान है। लेकिन अक्सर कांग्रेस वक्त वक्त पर जब इस तरह के बयान देती है तो उसके बाद इससे किनारा हो जाता है, किनारा काट दिया जाता है कि यह उनका निजी बयान है। पहलगाम में जब हमला हुआ उसके दूसरे या तीसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा का एक बड़ा बयान सामने आया था, जिन्होंने कहा था कि ये इसलिए हमले हो रहे हैं क्योंकि यहां पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए हमला हुआ है। ये इस तरह का बयान देना इस वक्त देश के अंदर कुछ ऐसे ही लोग हैं जो खोखला कर रहे हैं। चन्नी का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दे सरकार। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ सरकार से मांगे गए थे। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये प्रूफ मांगे थे। आज चन्नी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूफ मांगे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कन्नी काटी। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आज सरकार की जो क्षमता है, जो कॉम्पिटेंसी है, उस पे क्वेश्चन खड़े हैं। देश में सिक्योरिटी को कैसे रखना है उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए सरकार की क्षमता पे, और सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की काम करने की क्षमता पे आज शंके खड़े हुए हैं। और आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान जैसे देश, हमारे जो दुश्मन देश बन गए, जो आतंक फैला रहे हैं इस तरफ, आज 10 दिन हो गए हैं, 26 जाने गई हैं, नाम पूछ कर मारा गया है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर देश के साथ, भारत माता के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स को भारतीय सेना ने तबाह किया था, उस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा पाप और अपराध किया है। भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़े किए हैं। ये कांग्रेस पार्टी गद्दारों का एक टोला है। ये कांग्रेस पार्टी देशद्रोहियों का टोला है, जिसने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ गद्दारी की है। देश के साथ जो उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए, देश भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को हमेशा सलूट करता है, सेना के जज्बे को, सेना की देशभक्ति को। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सेना की देशभक्ति, सेना के शौर्य और पराक्रम पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, पूरे देश कांग्रेस के इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने आज फिर से हमारी सेना, हमारी वायुसेना के ऊपर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आज फिर से कहा कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं है और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहते हैं। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की और राहुल गांधी जी की कि बार बार हमारी सेना पे, हमारी वायुसेना पे उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की,
पाकिस्तान सच बोल रहा है, जबकि पाकिस्तान खुद दुहाई दे दे के बोल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारा नुकसान करने का भारत ने काम किया। ऐसे में जब हमारे भारतीयों के ऊपर हमला किया जा रहा हो और उस वक्त भी कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही, मुझे बहुत शर्म आई जब आप चरणजीत सिंह चन्नी जी ने फिर से कहा कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं चरणजीत सिंह चन्नी जी को, अगर आपको इतना ही शौक है सर्जिकल स्ट्राइक जी का, तो अपने राहुल गांधी जी को साथ लीजिए और पाकिस्तान जाकर देख के आइए कहां कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। आपको शर्म आनी चाहिए। आज जब देश एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है, ऐसे में भी आप अपनी घटिया राजनीति को, परिवार की घटिया मानसिकता को, जो हमें हमेशा ही देश के अंदर सेना को सवाल उठाती रही है और देश की सेना का हमेशा मनोबल गिराने का काम करती रही है, उस घटिया मानसिकता का फिर से आपने प्रगटावा कर रहा है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारे देश में आकर बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। हमारे देश इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको भी सुनाते हैं। वर्तमान के सांसद और उनके एक बहुत बड़े नेता चन्नी साहब पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि 2019 में पुलवामा के समय भारत की सेना ने, भारत की वायुसेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था वो गलत था, वो हुआ ही नहीं था। उनके शब्द हैं, मैं पढ़ रहा हूं। आपके देश पर कोई बम गिरा जाए और आपको पता नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था, किसी को पता नहीं चला, कुछ नहीं दिखा, और मैंने तो हमेशा इसका सबूत मांगा है, हमेशा। प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया और उनके ऊपर टॉन्ट कसा। आप बताइए, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची, पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों ने इस विषय को स्वीकारा, पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी भी कह रहे हैं कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। आप लोग जो मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, रोज इस पर डिबेट हो रही है और आप पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों के बयानों को बाई रिकॉर्ड चला रहे हैं, जहां वो खुद कह रहे हैं कि हमें डर है कहीं सर्जिकल स्ट्राइक न हो जाए। कोई कहीं गुहार करने भाग रहा है, कोई कहीं और गुहार करने भाग रहा है। और वैसे में कांग्रेस पार्टी का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या यह भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? क्या कहीं ना कहीं ये देशवासियों के मनोबल को नहीं गिराता है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये कांग्रेस का एक तरीका रहा है कि ये लिख के कुछ, मुझे तो कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है, ये बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, पर कोई आ जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि हर दिन एक नेता बाहर निकल के आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इंडिया को कोसे, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोले और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे। इट इज मोर देन अ कोइंसिडेंस। ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, चलो 3 बार हो सकता है, मगर जब से आतंकी हमला हुआ है 22 तारीख से, हर दिन मैं फहरिस्त गिनाऊंगा तो फहरिस्त लंबी है और आप जानते भी हैं, मगर फिर भी सैफुद्दीन सोज,
सैफुद्दीन सोज जो इनके मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, कश्मीर से ही हैं, खुद निकलकर कहते हैं कि हमें बात मान लेनी चाहिए पाकिस्तान की, कि आतंकवाद की गतिविधि में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, हमें पानी बंद नहीं करना चाहिए पाकिस्तान का। सैफुद्दीन सोज का यह बयान है। सिद्धरमैया जी, रोना धोना शुरू हो गया सिद्धरमैया जी का डे 1 से, कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए जी? उसके बाद आरबी तिम्मापुर जो मंत्री हैं कर्नाटक में, उनका कहना है कि नहीं, सरकार झूठ बोल रही है। ये जो आतंकी आए थे, इन्होंने कोई धर्म नहीं पूछा, किसी से मजहब नहीं पूछी और ऐसे ही गोली चला दी। और जो टूरिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि मजहब पूछ करके मारा है, उनका कहीं ना कहीं मेंटल फॉगिंग हुआ है। ये आरबी तिम्मापुर का बयान है। बीके हरिप्रसाद, मंत्री कर्नाटक, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पाकिस्तान दुश्मन। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और चन्नी के बयान के बाद ही ये भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस की मानसिकता साफ दिखाई दे रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में ये मुठभेड़ का मामला सामने आया है। शोभा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सली को ढेर कर दिया है। देखिए, एक और नक्सली मारा गया है। मौके से SLR और जरूरी सामान भी बरामद किया गया है। जो भी नक्सलियों के पास सामान है उसे बरामद करने का काम किया गया है। पूरा मामला गरियाबंद से सामने आ रहा है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सली को ढेर कर दिया है। उसका काम जो है वो तमाम कर दिया गया है। नक्सलियों को खत्म करने का संकल्प भारतीय सरकार ने ले लिया है और इसकी डेडलाइन भी 2026 तक रखी गई है। यानी अगले साल तक नक्सलवाद को खत्म करना है, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ना है और उसी पॉलिसी पर, यानी जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारत सरकार काम कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार मंचों से यह जिक्र किया है। वाद को खत्म करने के लिए हमारा प्लान शुरू हो चुका है और पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करते हुए कई नक्सलियों को मार गिराए। एक बार 20, 25 या 15 इकट्ठे इतने नक्सलियों को मारा जा रहा है। आज एक बार फिर से एक नक्सली को ढेर कर दिया है। फिलहाल वहां पर बाकी नक्सलियों की तलाश जारी है, लेकिन यह बड़ी कामयाबी है और कामयाबी की तरफ अग्रसर भी है भारतीय सेना, सुरक्षा बल और वहां की क्षेत्रीय पुलिस, जो अब नक्सलियों को खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है और हर मुमकिन प्रयास, हर संभव प्रयास इनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। जिस तरह से पहले से हो रहा था, SLR और जरूरी सामान भी वहां से बरामद किया गया है, जिसका उपयोग नक्सली करते हैं। उनके पास भी काफी सारा सामान रहता है और वो तकनीक से लैस जो सामान है वो उनके पास रहता है, तकनीकी उपकरण उनके पास रहते हैं, लेकिन फिलहाल उसे मार गिराकर एक जो SLR थी वहां से बरामद की गई है। परमेश्वर राजपूत संवाददाता गरियाबंद से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। परमेश्वर, एक नक्सली को मार गिराया है, बड़ी सफलता, और लगातार नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान है वो सरकार का जारी है। जी, बताना चाहेंगे कि चलो, फिलहाल फोन लाइन पर संपर्क कट चुका है, लेकिन दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि नक्सलियों को मार गिराने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और इसी तरह से ये नजर भी आ रहा है। गोवा से बड़ी खबर है। गोवा में श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ का मामला सामने आया है और शिरगांव में भगदड़ के दौरान 7 लोगों की मौत हुई है। देखिए, गोवा में भी एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान में भगदड़ हुई है और इसमें अभी तक 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। भगदड़ में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए, 20 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। गोवा के शिरगांव में भगदड़ के कारण हुई जान माल की हानि से दुखी हूं, उन्होंने ये कहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, ये गोवा का पूरा मामला, जहां पर न सिर्फ गोवा बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो या फिर खुद गोवा के लोग भी इस धार्मिक कार्यक्रम में, धार्मिक यात्रा में पहुंचते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वहां पर यह बड़ी घटना हुई, भगदड़ हुई और उस भगदड़ में अभी तक 7 लोगों की जान चली गई है और 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो काफी ज्यादा गंभीर हालत में हैं और कुल मिलाकर जो घायल लोग हैं वो 40 से ज्यादा का आंकड़ा है। ये बढ़ भी सकता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक भगदड़ वहां पर हुई थी। मैं आपको याद दिला दूं, जो धार्मिक
यात्राओं में भगदड़ों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, हाथरस में बड़ी भगदड़ हुई थी उत्तर प्रदेश में और उसमें 121 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। और उसके बाद महाकुंभ आपको याद होगा, और अब ये गोवा में धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़। और फिलहाल पुलिस इस भगदड़ के पीछे के कारणों को पता लगाने में जुट गई है कि भगदड़ हुई कैसे, इसका कारण क्या था, क्या वहां पर अफवाह फैलाई गई थी या कुछ और कारण था। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है एक्स के जरिए, वो आपको बताएंगे। गोवा के शिरगांव में भगदड़ के कारण हुई जान माल की हानि से दुखी हूं, अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और कहा है कि जो वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो वहां पर इस वक्त डटा हुआ है और रेस्क्यू भी चल रहा है। तो फिलहाल कुछ लोगों को जो घायल अवस्था में थे उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। कुछ लोग सीरियस भी हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। किसी ने अपना भाई खोया है और किसी ने अपना पिता वहां पर खोया है। इधर अंगोला के राष्ट्रपति भारत दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, जोआओ मैनुएल गोंक्लावेस लोरेंको दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंच चुके राजघाट पर महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद रहे। आपको बताना चाहेंगे, ये एक बड़ा दौरा है। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंक्लावेस लोरेंको ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह उनका दौरा महत्वपूर्ण और भारत के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर, आपसी संबंधों को लेकर, आपसी व्यापारिक संबंधों को लेकर, रक्षा संबंधों को लेकर या बाकी अन्य जो भी दो देशों के बीच का एक बॉन्ड होता है उसको कैसे मजबूत करना है डिप्लोमेटिक तरीके से, वो तमाम विषय होते हैं जब भी बड़े देशों के मुखिया भारत आते हैं या भारत के प्रधानमंत्री बाकी देशों में चले जाते हैं। हर समय कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जाता है रक्षा समझौते में या इन पर एमओयू साइन किए जाते हैं, कुछ बड़ी डील्स होती हैं और साथ साथ कौन देश किसको मदद करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या स्थिति है, ये तमाम चीजें होती हैं। कौन कहां पर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितनी इंडस्ट्रीज बना रहा है और उसका फायदा किस देश को कितना मिलता है, किस देश की इकोनॉमी में उसका सीधा फायदा मिलता है, ये तमाम चीजें डिस्कस की जाती हैं। और यही एक वजह है कि एक बार फिर से ये द्विपक्षीय मुलाकात दिल्ली में, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया और उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर मौजूद थे। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।